12 साल की उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये राइटर मजदूरी करने न्यूयॉर्क की गलियों में चला जाता है, भटकता रहता है। मगर इस दौरान ना इस राइटर ने कभी हिम्मत नहीं हारी, हालात के आगे झुका नहीं। हाँ, ये मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा। इसे पढ़ाई करने का शौक था। शायद यही वजह है कि जब इसने लिटरेरी वर्क्स लिखे तो अलग थे, इसकी पहचान बने, अमेरिका में ये नाम पैदा करना शुरू हो गया था। आज का ये राइटर ना तो कॉलेज गया और ना ही यूनिवर्सिटी गया, मगर ये क्या कि अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इस राइटर को पढ़ाया जाता है। आखिर क्या वजह थी, वो रीजंस ढूंढेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी के बिहाइंड जो उसकी पर्सनैलिटी का बढ़ना होता है ना, वो रीज़न हार्ड वर्क का होता है। शायद ये राइटर भी हार्ड वर्क लेकर इस दुनिया में भटकना शुरू हो गया था और आखिरकार इसको वो मंजिल, वो गोल मिल गया था। मज़ीद हमारा ये ग्रेटेस्ट पोइट कैसे बनता है, इसको जानते हैं इस लेक्चर में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये एक अमेरिकन पोइट, एसिस्ट और जर्नलिस्ट थे। अमेरिकन पोइट्री में ये एक तरह से इनकलाब लेकर आए थे, रिवोल्यूशन लेकर आए थे। शायद यही वजह है कि इसे फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं। न्यूयॉर्क के टाउन हंटिंगटन में पैदा होने वाला ये राइटर 12 साल की उम्र में प्रिंटर की जॉब से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लेता है। इसके बाद ये न्यूज़पेपर का एडिटर और स्कूल टीचर भी बनता है। ज़िंदगी की इस कठिन सफ़र में ये अमेरिका के मशहूर मैगज़ीन में पोएम्स लिखना शुरू कर देता है। फैमिली फैमिली को देखें तो विटमैन एक फार्मर के ख़ानदान में पैदा हुआ था। इसके फादर का नाम वाल्टर विटमैन था और माँ का नाम लोइजा था। इन दोनों के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें वॉल्ट विटमैन बचपन ही से सब बच्चों में ना अलग किस्म की थिंकिंग रखने वाला था। क्योंकि ये फैमिली बड़ी थी तो फाइनेंशियली कमज़ोर थी, वीक थी। गरीबी और गुर्बत ने ना इस फैमिली को घेर लिया था। तो यहाँ से विटमैन घर से निकलकर प्रिंटिंग की जॉब करता है। 23 की एज में ये हमारा राइटर डेली न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क में एडिटर की जॉब करता है और इससे पहले एक आर्मी हॉस्पिटल में ना सिविल वॉर के दिनों में ये मेल नर्स के तौर पर भी काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये राइटर जब इसकी उम्र 36 की एज में होती है तो ये न्यूयॉर्क को ऑब्ज़र्व करने चल पड़ता है। थिएटर्स में अक्सर शेक्सपियर के प्लेस को देखता है, उसकी परफॉर्मेंसेस को देखता है। ओपेरा म्यूज़िक को इसने डीपली समझ रखा था। न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में जाता है ये, वहाँ पे बुक्स को पढ़ना शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंड कंप्रीहेंड करना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स को। इस सब के बाद ये राइटर विटमैन पोइट्री को नए अंदाज से लिखने की ठान लेता है और अपना पहला वर्क, पोइटिक वर्क 1855 में ये लिखता है। इस वर्क का नाम लीव्स ऑफ द ग्रास होता है। ये वर्क एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन में विटमैन क्योंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसकी फैमिली ने ना अपने रोज़गार के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेशन करती रहती थी। एक ख़ास जगह नहीं थी, प्रॉपर रहने का ठिकाना भी नहीं था इस फैमिली के पास। शायद यही वजह है कि फॉर्मल स्कूलिंग के बाद ये राइटर मज़ीद एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए। आपको बता दूं कि विटमैन सेल्फ एजुकेशन पर आगे बढ़े। आज अगर विटमैन का नाम सुन रहे हैं तो सेल्फ एजुकेशन की वजह से सुन रहे हैं। ये खुद ही पढ़े थे। ये ना ही हाई स्कूल गए और ना ही यूनिवर्सिटी कॉलेज गए, मगर आज इसे दुनिया के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। मेजर थीम्स को देखें तो विटमैन के माँ बाप की अचानक मौत के बाद ना इससे बहुत बड़ा सदमा लगा। इसके बाद जिस एज में ये राइटर था तो उस एज में सिविल वॉर अमेरिका में स्टार्ट हो गई थी। तो हर तरफ एक तरह से ना प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी। तो इसके थीम्स में भी हमें कुछ ऐसे ही नज़र आता है, जिसमें हम देखते हैं कि लॉस पर बात करता है, डेथ, सफरिंग्स, रेवोल्यूशंस को लेकर अपने वर्क्स लिखता है। फ्रीडम, स्लेवरी, रिलीजन, रेसिसिज्म भी एक बड़ा एलिमेंट था इस एज का। सेक्सुअलिटी पे ये लिखता है, पहला राइटर था।
डेमोक्रेसी और इंडिविजुअलिज्म पर ये अपने वर्क्स को इन थीम्स पर लिख देता है। राइटिंग स्टाइल में देखें तो विटमैन ने अपनी ज़्यादातर पोइट्री को फ्री वर्स में लिखा है। एक ऐसा स्टाइल ऑफ पोइट्री है जिसमें राइमिंग नहीं होती। अपनी पोइट्री में ये लॉन्ग लाइंस, लंबी लाइंस का यूज़ करता था। इनकी पोइट्री में लैक ऑफ राइम नज़र आता था। लैक ऑफ स्टिक मीटर हमें इसकी पोइट्री में देखने को मिला। उसके बाद रेपिटेशन ऑफ लाइंस भी इसकी पोइट्री का हिस्सा थी। मेजर वर्क्स में देखें तो विटमैन के वर्क्स को इसमें मशहूर वर्क हमें लीव्स ऑफ द ग्रास नज़र आता है। ये इनका पहला पोइटिक वर्क है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इनका पहला नावल 1842 में लिखा था जिसका नाम फ्रैंकलिन एवॉन्स था। मशहूर वर्क्स को देखें तो इनमें हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और कैप्टन माई कैप्टन, डम टैप्स, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग, ओ मी ओ लाइफ, वन सेल्फ आई सिंग, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, डेमोक्रेटिक वेस्टॉस, ये इसके मेजर वर्क्स में जाने जाते हैं। मेजर अवार्ड्स की बात करें तो विटमैन अपनी ज़िंदगी में इतना मशहूर नहीं था और ना ही इसे इतने ख़ास अवार्ड्स मिले। हाँ, 1975 में द वॉल्ट विटमैन अवार्ड के नाम से पोइट्स को अवार्ड दिए जाते रहे। मतलब इसने अवार्ड हासिल नहीं किए अपने लाइफ में, मगर इसी के नाम पे दूसरे पोइट्स को अवार्ड मिलना शुरू हो गए। अगर ये कामयाबी नहीं तो फिर इसके बाद कामयाबी का कंसेप्ट ही ख़त्म होता है। एक्चुअली ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि राइटर को अवार्ड अपनी लाइफ में नहीं मिला, लेकिन इसने कुछ ऐसे वर्क्स लिखे जिसकी वजह से इसको इसके नाम पर लोगों की अचीवमेंट्स पर अवार्ड मिलना शुरू हो जाते हैं। हर इंसान की इंस्पिरेशंस होती हैं, उसको कुछ करने के लिए उकसाती हैं। तो इस राइटर की इंस्पिरेशन भी थी। तो ये जिन राइटर्स से इन्फ्लुएंस हुए, जिनकी वजह से इसने लिखना शुरू किया था, उन राइटर्स के कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद मेजर राइटर्स का भी यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे दी है जो विटमैन की एज के मशहूर राइटर्स थे। रीज़न ऑफ डेथ को देखें तो विटमैन की ज़िंदगी जिस तरह स्टार्ट हुई, स्ट्रगल्स, पेन एंड सेक्रीफाइसेस इसकी लाइफ पे नज़र आए, बिल्कुल वैसे ही विटमैन के आखिरी दिन थे। 1873 को इसको स्ट्रोक होता है और जिससे ये पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके बाद इसे टीबी की बीमारी हो जाती है। इसके कुछ महीनों बाद इसे फेफड़ों की इलनेस हो जाती है। आखिरकार 72 की एज में अपने घर कैम्पडन में यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। इसे कैम्पडन्स हॉले सेमेट्री में दफन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वर्क आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि ये वर्क आपको कैसे लगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।